कांग्रेस से पूछते हैं, जवाब उनका दर्शन शास्त्री की तरह आ रहा है। सर, नहीं देखिए ललित, मध्य प्रदेश को हम ना तो उत्तर प्रदेश की तरह देखें और ना किसी दक्षिण के किसी राज्य की तरह देखें। मध्य प्रदेश में बायोपोलर पॉलिटिक्स है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो राजनीतिक दल हैं। विधानसभा चुनाव में हम सीटों की संख्या देखेंगे तो हमें लगेगा कि कांग्रेस का 66 सीटों का जो प्रदर्शन है बहुत खराब प्रदर्शन है। ठीक, लेकिन वोट परसेंटेज कितना है? 40% वोट उससे मिला है, सारी खराब स्थिति के बावजूद। लाडली बहना योजना उसके पक्ष में थी। 2018 में उसका वोट परसेंट कितना था? 41% से भी कम था। उसका लगभग आधा % वोट ही कम हुआ। और ये जो 40% वोट है मध्य प्रदेश में, ये अभी से नहीं है, ये लगातार इसी पर कांग्रेस राजनीति करती रही है। लोकसभा चुनाव में जरूर लगभग 34-35% पिछली बार। बस मैं यही ऐड ऑन करना चाह रहा था। जब उसका ये दोनों चुनाव का अंतर 2019, तब उसके पास केवल एक सीट बनी। अगर 19 का देख लिया जाए और 14 देख लिया जाए, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये 34-35 के आसपास ही है। वोट परसेंटेज बकायदा उतना ही है, सीटें गड़बड़ रही हैं। जी जी ललित जी, तो ये जो स्थिति है, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या है कि बायोपोलर पॉलिटिक्स में उसको कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं होता। केवल वो अपने आप को, अपने नेताओं को चैनलाइज जब कर लेती है तो फिर उसके लिए इलेक्शन थोड़ा सा बराबरी का हो जाता है। अन्यथा क्या होता है कि वो आप देखेंगे ना, बहुत सारी सीटें वो गुटबाजी के कारण हार जाती है। तो अभी भी ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से आपको इकोसिस्टम सुनाई दे रहा है, उससे ग्राउंड पर बहुत सारी सकारात्मक स्थितियां नहीं है। क्योंकि बहुत सारे तथ्यों को हम कई बार अनदेखा कर लेते हैं या इकोसिस्टम में चले जाते हैं, तो फिर कई बार जो है नतीजे उसके खिलाफ आते हैं। इसलिए देखिए, बहुत सारी सीटें विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी हारी, जिनको लेकर उम्मीद नहीं थी। तो जब रियल इलेक्शन में जाते हैं तो स्थिति दूसरी होती है, मुद्दे दूसरे होते हैं और पता लगता है कि कौन फाइट में और कौन फाइट से बाहर है। जी बिल्कुल राजेश, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, इस मेगा ओपिनियन पोल की तस्वीर देखने के बाद तो हम 29वें के लिए और जी जान लगा देंगे। वहीं आज खबर आती है कि जो कमलनाथ के करीबी नेता हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। छिंदवाड़ा से भी लगातार कांग्रेसियों का हाथ को छोड़कर कमल का फूल थामने का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए ये कुछ समय से चल रहा है। छिंदवाड़ा में लगातार कुछ नेता जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी चौरई के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने अपनी समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। हमने जब बात की सांसद नकुलनाथ से और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से, तो उनका कहना था कि जनता के लिए उन्होंने जो किया है वो उनके साथ है। कार्यकर्ता जो जा रहे हैं, नेता जो जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दबाव में जा रहे हैं या किसी कारणवश जा रहे हैं, उससे कोई बहुत ज्यादा मैदानी स्तर पे फर्क नहीं पड़ता। उनका कहना था कि वो लगातार जनता से संपर्क में है। 2004 में भी कमोबेश यही हालत थे जब प्रहलाद पटेल जी चुनाव मैदान में थे। इस बार हालात ठीक है, उतने मुश्किल नहीं है और शायद इसीलिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका कहना है कि जनता इस बार साथ देगी और जो कार्यकर्ता मैदानी तौर पर काम कर रहे हैं वो भी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे। जी ललित, देखिए प्रहलाद पटेल का यहाँ पर जिक्र किया राजेश ने, तो प्रहलाद पटेल की बात भी हो रही थी कि शायद छिंदवाड़ा से हो सकता है कि बीजेपी, इशारे भी दिए इस बात, बीजेपी उनको उतार दे और वो शायद बीजेपी के सुंदरलाल पटवा साबित हों। लेकिन सिसोदिया जी जो करीबी हैं वो तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कमलनाथ नहीं ज्वाइन कर पाए। या कहा गया कि जो वो तो कह रहे हैं कि मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप ही ने खबर उड़ाई थी, आप ही ने खबर का हटा भी दी। लेकिन 29वीं को लेकर वाकई जिस कमाल की आप उम्मीद कर रहे हैं वो हो पाएगा? अर्पणा जी, निश्चित रूप से हो पाएगा, पूरा विश्वास और भरोसा है। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के संगठन से बहुत आगे निकल चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग लाभार्थियों से संपर्क कर रहे हैं, बूथ विजय संकल्प हमारा है, हम 24 घंटे बूथों पर बिता रहे हैं। हम आने वाले 10 दिनों तक लगातार 2-2 घंटे एक-एक बूथ पर, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोटों का हम बढ़ोतरी करने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। हमारे तो प्रचार रथ निकल गए अर्पणा जी।
आप देखेंगे तो हमारे तो लोकसभा के कार्यालयों का शुभारंभ हो गया है, हमारे विधानसभा स्तर पर हम जिस प्रकार से कार्यालयों को शुभारंभित कर चुके हैं, हमारा काम बहुत आगे बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो गरीब कल्याण एजेंडा हमारा है, किसान एजेंडा हमारा है किसानों को लेकर के, फिर आप देखेंगे लाडली बहना है, लखपति दीदी हमारे साथ है। भारत की सरकार, राज्य की सरकार जिस प्रकार से गरीब कल्याण को लेकर के, कृषकों को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, उद्योग निवेश को लेकर के, अधोसंरचना विकास को लेकर के, अर्पणा जी जिस प्रकार से हम काम कर रहे हैं ना, तो आप देखिएगा आपके ओपिनियन पोल के बाद भी जहां आप हमको 28 सीटें बता रहे हैं और एक कांग्रेस को बता रहे हैं, और एक कांग्रेस को भी आप तब बता रहे हैं तब जब कांग्रेस में छिंदवाड़ा में विघटन नहीं हुआ था। अभी आप देखिए पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह अपने साथियों के सहित आ जाते हैं, हजार 2,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर रहे हैं। ये बात सही है। आने जाने के सिलसिले तो हर चुनाव के हैं, कभी कोई उधर से इधर आ गया, कभी कोई इधर से उधर चला गया। ऐसे ही जब एक मानस सेट हुआ था कि भाई कांग्रेस एमपी में आ रही है, तब बहुत सारे लोग 300 गाड़ियों के काफिले आ रहे थे। खैर, जनता जनार्दन है। राणा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। एक चीज ऐड करना चाहता हूं। देखिए, आदमी जब चर्चा करता है गुटबाजी की, देखिए गुटबाजी क्या हो सकती है। कोई भी नेता, उसका अपना वोट 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता। विधानसभा में गुटबाजी हो सकती है, लोकसभा में 5,000 का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो गुटबाजी को अगर माइनस कर दी जाए, और जो चुनाव जो हो रहे हैं, ये मान के चलिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जो छिंदवाड़ा में चुनाव हो रहा है वो मोदी वर्सेस कमलनाथ के पुत्र के साथ हो रहा है, ये बीजेपी के साथ नहीं हो रहा है। अगर कोई बोल देता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, नो डाउट पार्टी है, लेकिन जो जनता है उसका विश्वास एक नेता पे है, एक नेतृत्व पे है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो उसको मानना पड़ेगा। और यहां पे कोई भी गुटबाजी का कोई भी असर नहीं आएगा, क्योंकि जो नेता होता है पर्सनली, उसका जो वोट परसेंटेज या वोट शेयर बोल दीजिए या वोटर बोल लीजिए, बहुत लिमिटेड होता है। तो ये गुटबाजी जो शब्द है 20 साल पुराना हो चुका है। अभी जो स्ट्रेटेजीज हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है, वो बदल चुकी है। जहां तक होती सरकार क्या काम कर रही थी, कि सरकार दो तरह से काम करती है। प्रदेश जो सरकार काम करती है वो एक करती सेंटर नेतृत्व होता है। ये चुनाव सेंटर का है, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। तो आदमी जो देखना चाहता है कि मेरा प्रधानमंत्री कौन हो, मेरा नेतृत्व करने वाला कौन हो, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उस पर वोट पड़ेंगे इस बार। तो ये जो कभी कभी लोग बोल देते हैं, जो पुराने पत्रकार हैं या पत्रकार लोग हैं, कि गुटबाजी, तो ये जो जनरेशन है, जो 2024 का चुनाव है, ये गुटबाजी का असर नहीं आने वाला। इससे कोई फर्क किसी भी चुनाव पे नहीं पड़ने वाला। बीजेपी के ऊपर हाँ हो सकता है कांग्रेस में फर्क पड़े, 2-4, 10,000 वोट कम आगे पीछे हो जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे बिल्कुल कोई गुटबाजी का फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी गुटबाजी का मैनेजमेंट उनके यहां बड़ा सिस्टमैटिक है, बहुत सिस्टमैटिक है। गुस्सा करते हुए लोग अंदर जाते हैं और ठंडे होकर बाहर आते हैं। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है उनके पास। गुस्सा करके बाहर आएंगे, बाहर कर दी जाएंगे। नहीं कह सकते कि उनके पास गुस्सा हो रहे लोगों के हर मर्ज की दवा है, इसीलिए वो बाहर आकर गुस्सा नहीं कर पाते हैं। ठीक है। दिनेश गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बात और भी थी, अगर सिर्फ एक सीट को हम थोड़ा सा सेंट्रिक करें, क्योंकि वो एक बड़ी चुनौती की तरह है। अभी हालांकि साफ नहीं, हम ओपिनियन पोल पर चर्चा कर रहे हैं। दिनेश सर, एक महत्वपूर्ण बात कि कमलनाथ ने ये सेट किया विधानसभा चुनाव में कि वो चूंकि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, उसका फायदा मिला, महाकौशल अंचल में मिला, महाकौशल से इतर भी उसका फायदा मिला। अब जब नकुलनाथ मैदान में है, सामने से विवेक बंटी साहू हैं, और पिछली बार का जो मार्जिन है वो था 30,000 मेरा ख्याल है। क्या वाकई कांग्रेस के लिए बहुत सहज है ये सीट, या किस तरह की स्थितियां? जी दिनेश सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उसने गलत लाइन। चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले लगातार जारी रहेंगे। बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बनी हुई है, बड़ी खबरों पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। लोग घायल,